ये संकेत तो ठीक नजर नहीं आ रहे। हे प्रभु रक्षा करना। वैसे आप लोगों को रिसर्च करने के लिए यही गांव मिला था? अरे हम लोगों को 5 गांवों के बारे में लिखना है, तो इसीलिए जो भी गांव पास दिखा चले आए। इसके बाद और किसी गांव में जाएंगे। अच्छा, वैसे यहाँ कुछ ऐसा है जो कि रहस्यमय या ऐतिहासिक हो? हाँ है ना, एक राजमहल। राजमहल यहाँ? हाँ, 400 साल पहले जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, उनका महल। वैसे अनुज, क्या तुम हमें उस महल में लेकर चलोगे? हाँ, तुम लोग जाना चाहोगी तो जरूर। तो ठीक है, रात को जब सब सो जाएंगे तो हमें वहाँ ले चलना। यह सुनकर मेघना इशिता को हैरानी से देखने लगी। रात के समय तुम लोग मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम तो चलने को तैयार हैं। तुम्हें डर लग रहा है तो बताओ। मेरा गांव है ये, मुझे क्यों डर लगेगा। ठीक है, ले चलूंगा, लेकिन पिताजी को और माँ को पता नहीं चलना चाहिए। ग्रेट, तो बताओ किस टाइम आ रहे हो? 12 बजे तक पिताजी और माँ दोनों सो जाएंगे। मैं उसी समय तुम लोगों को ले आऊंगा। हाँ सही है। ये कहकर अनुज ने उन्हें कमरे में छोड़ा और वहाँ से चला गया। ये क्या, हम तो उस मृत्युंजय अमृत के बारे में पता करने आए थे ना। अब हम ये राजमहल क्यों जा रहे हैं? अरे उसको सीधा पूछते तो उसे शक हो जाता ना। आज हम राजमहल चलते हैं और फिर कल उसे जंगल जाने को कहेंगे और वहाँ जाकर बातों ही बातों में उसे मृत्युंजय अमृत के बारे में पूछेंगे। ये सही है। इस तरफ गांव के लोग मौसम के बदलती ठंड से बहुत हैरान थे। पुजारी बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जहां उसे काला अंधेरा इधर उधर घूमता हुआ नजर आ रहा था। करीब 12 बजे जब मुखिया और उसकी पत्नी गहरी नींद में थे, तो अनुज कमरे से निकला। अरे लगता है आ गया। इशिता ने उठकर दरवाजा खोला। हाय अनुज। तुम लोग तैयार हो? हाँ चलो, हम तो रेडी हैं। तो चलो। अनुज इनको लेकर घर से निकला और इन्होंने 2 गलियां पार कर ली थी। उफ, तुम्हारे गांव में हवा इतनी ज्यादा चलती है क्या? रोज तो नहीं चलती, लेकिन शहर की 2 लड़कियों के साथ लगता है उनके शहर का प्रदूषण भी आंधी के रूप में साथ आ गया। कुछ देर चलने के बाद ये तीनों एक बड़े से राजमहल के सामने खड़े थे, जिसे देखकर मेघना को कुछ याद आने लगा। ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। ये है राजमहल, राजा सूरजभान का। वाकई में काफी आलीशान है। यह कहते हुए इशिता ने अपने कैमरे में उसकी एक फोटो ली। हमें खिड़की से अंदर जाना पड़ेगा, इसका दरवाजा सालों से जाम है। ये तीनों एक खिड़की के रास्ते राजमहल में पहुंचे और वहां की हर एक चीज मेघना को जानी पहचानी लग रही थी। इस तरफ गांव में आंधी का बहाव बढ़ने लगा था। सभी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। अरे ये आवाज तो निशिरमोलो। गांव के सभी लोगों के दिलों में खौफ उतर आया। उसी समय मुखिया के कमरे में गांव का पुजारी हड़बड़ाता हुआ पहुंचा। मुखिया जी उठिए। मुखिया चौंकता हुआ नींद से जागा। क्या हुआ पुजारी जी, इतनी रात में आप? गांव में निशीर मोलो की आवाज गूंज रही है, सब बहुत डरे हुए हैं। पुजारी जी, ये कैसे हो सकता है? निशीर मोलो यहाँ कैसे आ सकते हैं? वो तो कई सालों पहले सो गए थे। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो जाग उठे थे। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में जाग चुके थे और डरे बैठे थे। यह आवाज सभी के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। मेघना, इशिता और अनुज तीनों इस बात से बेखबर राजमहल में घूम रहे थे। ये कैसी आवाज है? हाँ, मैंने भी सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई सिपाही भारी जूतों के साथ गलियारे में चहलकदमी कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसी समय गांव के 2 आदमी संपत और कप्ता जंगल की सरहद पर बैठे हुए जुआ खेल रहे थे। अरे संपत यार, चल घर चलते हैं, अब बहुत समय हो गया।
ओहो, अब तू हार रहा है तो घर चलते हैं। अरे चुपचाप पूरी बाजी खेल, इससे पहले तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हाँ। ये सुनकर कप्ता फिर से उसके साथ पत्ते बांटने लगा। उन दोनों को यह आवाज सुनाई दी। तेज आंधी की हवाओं में उनकी आंखें बहुत मुश्किल से खुल रही थी। उन दोनों ने देखा कि सामने से 4 आदमी अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए मंत्र पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। संपत और कप्ता इससे पहले कुछ करते, वो चारों आकर उनके सामने रुक गए। हवा का रुख थोड़ा कम हुआ। वो चारों अपनी लाल चमकती आंखों से संपत और कप्ता को घूर रहे थे। इधर इशिता, मेघना और अनुज को एक दरवाजा खोलने की तेज आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़े। न जाने उस दरवाजे से कौन निकला, जिसको देखकर ये तीनों चौंक पड़े। वहीं संपत और कप्ता के सामने खड़े वो चारों शख्स जो कि निशिर मोलो थे, उनके कंधों पर रखा ताबूत खुल गया और उसके खुलते ही संपत और कप्ता की चीख पूरे गांव के लोगों ने सुनी, जिसे सुनकर सभी गांव के लोग डर गए। ये किसकी चीख थी जी? निशिर मोलो, ये चीख किसी अनहोनी की संकेत थी। पुजारी अभी भी मुखिया के घर पर ही मौजूद था। जब निशिर मोलो की आवाज आना बंद हो गई तो सभी लोग एक एक करके घर से बाहर निकले। मुखिया और ठकुराइन भी पुजारी के साथ घर से बाहर निकल आए। मुखिया जी, अब हमें तांत्रिक बाबा को खबर कर देनी चाहिए। हाँ पुजारी जी, लेकिन पहले पता तो चले कि निशिर मोलो ने किसी को अपना शिकार बनाया है या फिर वो ऐसे ही चले गए। इस तरह राजमहल में इशिता, मेघना और अनुज तीनों उस दरवाजे की तरफ हैरानी से देख रहे थे जो अभी खुला था। उसके अंदर से काला लबादा पहने कोई बाहर निकला, जिसके हाथ में एक अजीब सा दिखने वाला गुड्डा था। कौन? वो कुछ और बोला नहीं और लंबी लंबी भयानक सांसें लेने लगा। उसकी भयानक सांसों को सुनकर ये तीनों डर गए और तभी वो तेज रफ्तार से इनकी तरफ भागा। भागो जल्दी, महल से बाहर निकलो। इन तीनों का दिल दहल उठा और ये खिड़की की तरफ भागे। जल्दी करो। वो अभी भी इनके पीछे ही था। अनुज ने पहले इशिता और फिर मेघना को बाहर निकाला। वो अनुज तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अनुज भी खिड़की से कूद गया। क्या था वो? चलो अब घर चलते हैं, 2 बज रहे हैं, कहीं पिताजी या माँ जाग ना जाए। ये तीनों अब गांव की तरफ रवाना हो गए। माँ और पिताजी को इस बारे में बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है? अरे हम क्यों बताएंगे भला? जैसे ही ये तीनों गांव पहुंचे तो बाहर ही पुजारी और बहुत से लोग खड़े थे। अनुज, तुम यहाँ? हमें तो लगा कि तुम तीनों अपने अपने कमरे में सो रहे हो। इतनी रात में तुम तीनों कहाँ से आ रहे हो? वो पिताजी। मुखिया ने मेघना और इशिता की तरफ देखा। तुम दोनों कहाँ गई थी अनुज के साथ? जी माफ कर दीजिए अंकल, हम दोनों का घूमने का मन हो रहा था। तो दिन में घूमने चले जाते, रात में बिना बताए जाने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिए पिताजी, मैं ही इन दोनों को ले गया था, लेकिन आप सब लोग यहाँ बाहर इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? अनुज ने बात को बदलते हुए कहा। आज गांव में निशिर मोलो आए थे, सभी उनकी आवाज सुनकर ही खौफ में थे। क्या निशिर मोलो? ये निशिर मोलो कौन है? 4 कथई लबादे वाले शख्स जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए रात के समय गांव में घूमते हैं। उनकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। रात के समय गांव में घूमते हैं। उस समय अगर वो किसी को देख लेते हैं या कोई उन्हें एक बार देख लेता है तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सभी गांव के लोग तो अपने अपने घरों में थे, लेकिन वो लोग संपत और कप्ता को ले गए। वो बाहर ही जुआ खेल रहे थे। अनुज, इशिता और मेघना तीनों ही ये सुनकर चौंक पड़े। पिताजी, लेकिन इससे पहले तो ऐसा गांव में कुछ भी नहीं हुआ, ना ही आपने मुझे कभी इसके बारे में बताया। ये 400 साल पहले की बात है बेटा।
हमारे महाराज के समय की बात, लेकिन उस समय किसी तरह उनको रोक दिया गया था। लेकिन अब अचानक वो कैसे जाग उठे, ये तो बात समझ के बाहर है। मुखिया जी, अब कल सुबह ही तांत्रिक महाराज से मिलने के लिए निकलेंगे। फिलहाल सभी लोग अपने अपने घरों को जाएं और निशिर-मोलों से सावधान रहें। ये सुनकर सभी गांव के लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन अब सभी के दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। इशिता और मेघना भी अपने कमरे में पहुंची। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम लोग तो यहाँ पर मृत्युंजय अमृत के लिए आए थे और यहाँ तो राजमहल निशिर-मोलो पता नहीं क्या क्या सुनने में आ रहा है। ये लोग अब हमें मृत्युंजय अमृत तक लेकर भी जाएंगे या नहीं? अरे तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितनी प्रॉब्लम है? हम दोनों सुबह यहाँ से जा रहे हैं बस। नहीं, मैं नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? वो मृत्युंजय अमृत। इतना कहकर मेघना ने आगे कुछ नहीं कहा। आपने बिना सोचे समझे उन दोनों लड़कियों को घर में जगह क्यों दे दी? देखा ना अब क्या हुआ। ठकुराइन, वो लड़कियां तो अनजान है, लेकिन अनुज को तो सब कुछ पता है ना। वो उनको लेकर रात में निकल गया, इसमें हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। उनको लेकर जाने वाला तो हमारा ही बेटा है ना। कुछ ही देर में सभी एक एक करके सो गए।